मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे 2027 का प्लान, अभी से शुरू अभियान। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पिछड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए एक विशेष बैठक की। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मायावती नया समीकरण साधने की कोशिश में जुटी गई है। दलित के साथ ओबीसी वर्ग को साथ लाकर पार्टी अपने सबसे खराब दौर से निकलने की कोशिश करती नजर आ रही है। यूपी में पिछड़े को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है। अब मायावती दोनों दलों की नई चुनौती लेकर आई है। बसपा चीफ ने पिछड़ों को साधने की कड़ी भाईचारे और कमेटी बनाने का ऐलान किया है। बसपा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि दलितों की तरह अन्य पिछड़ा वर्गों की यानी ओबीसी के प्रति केंद्र व राज्य सरकारों में जातिवादी, देशपूर्ण हीन व संकीर्ण रवैये के कारण उनको हर स्तर पर उपेक्षा व शोषण, तिरस्कार आदि का अपमान झेलना रहने से मुक्ति के लिए मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के अनुरूप बहुजन समाज पार्टी के सभी अंग को आपसी भाईचारे के आधार पर संगठित राजनीतिक शक्ति बनकर वोटों की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए संकल्प को बीएसपी के राज्य स्तरीय विशेष बैठक में आज और अधिक ऊर्जा, तीव्रता और सार्थक बनाने के लिए नया जोरदार अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया है। बसपा के मुताबिक इस अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को खासकर कांग्रेस, भाजपा एवं सपा आदि इन पार्टियों के दलित व अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे के साथ साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल छलावे तथा इन बहुजनों को उनके हक व न्याय से वंचित रखने जाने के कारण इन लोगों का जीवन लगातार खराब व बदहाल बने रहने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। की बैठक समाप्त हो चुकी है और आज जो है अपने पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। ऐसे हापुड़ के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। सर, क्या रहा आज बैठक में, क्या दिशा निर्देश दिए गए? माननीय बहन जी ने ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए, ओबीसी समाज में भाईचारा पैदा करके सबको सर्व समाज को जोड़ने के लिए आदेश माननीय बहन जी ने दिया। ओबीसी वर्ग जिस तरीके से अखिलेश यादव लेके चल रहे थे, पीडीओ को लेके चल रहे थे, क्या वहां से वोट बैंक खींचने का अब देखा जा रहा है? ओबीसी समाज तो बहुजन समाज पार्टी में पहले से जुड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा जो माननीय अखिलेश जी कहेंगे का जो उन्होंने बनाया है वो तो एक खोखला वो है, उसमें कोई कुछ दिखाई नहीं देता ओबीसी। आज जो ओबीसी सारी टोटल मीटिंग जो हुई है सब ओबीसी समाज की हुई है। और आज जब ने बहन जी ने ओबीसी समाज की मीटिंग बुलाई है और सारे ओबीसी समाज के लोग जो भी बहन जी ने पदाधिकारी बनाए हैं वो बड़े जोश के साथ अपने घर पे थे कि माननीय बहन जी ने हमको बुलाया है। तो आज उन्होंने पूरा संकल्प लिया कि 2027 में हम 2007 की तरफ पूर्ण रूप से 5वीं बार सरकार बनाएंगे। भाईचारा कमेटी में कितने लोगों को रखा गया, क्योंकि लिस्ट लगातार आ रही है, तो लगभग कितने लोग होंगे? नहीं, माननीय बहन जी ने जिला स्तर पर गठन किया है। जिला संयोजक एक बनाया, उसके साथ एक ऐसी समाज का जिला संयोजक बनाया और विधानसभा लेवल पर विधानसभा संयोजक माननीय बहन जी ने अभी कहा जो जिला जो समाज उसको बनाने का काम कर। इसकी रूपरेखा क्या होने वाली है भाईचारा की, क्योंकि 2006 थी, फिर उसके बाद से बंद हो चुकी है, अभी क्या नई रूपरेखा? पहले भाईचारा एक अलग तरीके से बनती थी, अब भाईचारा हमारा क्या है, अब हम लोग खुद ही उनमें एक साथ रहते हैं सारे, वो ओबीसी समाज हमारे। अब तो माननीय बहन जी ने उनको एक अलग से ये बताया कि आपकी जो 2007 में जितनी वैल्यू थी आज उससे भी ज़्यादा आपके वैल्यू बनेगी, जिससे कि हम ओबीसी समाज के लोग आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे और जिससे कि 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। दलित बिछड़े सबकी बातें होती रहती हैं, लेकिन ब्राह्मणों की बात कोई करता है कोई पार्टी? बहुजन समाज पार्टी भी इस बात की चर्चा करेगी कि 2007 में आपने देखा होगा जब सत्ता में आई थी तो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का नाम उसका रखा गया था। क्या इसमें भी विचार मंथन? ऐसा है, लोगों का कहना होता है वो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन माननीय बहन जी जो है वो सर्वजन हित है, सर्वजन सुखाई की नीतियों पर ही आधारित हैं। क्योंकि माननीय बहन जी एक ऐसी नेता, इनका नेतृत्व जो है वो आयरन लेडी नेतृत्व है और सर्व समाज में बहुत ही सुलझी हुई नेता है। सर्व समाज बहन जी की स्वीकारता करता है। योगी जी के 8 साल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लोग कल तो बड़ी तारीफें हुई हैं, बड़ी जम करके उन्होंने कहा है कि 8 साल बेमिसाल। अपना मुंह मिट्ठू मियाँ तो कोई भी कह सकता है। हाथ कंगन कुंवार से किया, पढ़े लिखे को फारसी किया।
लोनी विधानसभा 53 से, उन्हीं के अपने 2 बार के दूसरी बार के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि लोगों को बहकाया जा रहा है कि यूपी में रामराज चल रहा है। रामराज तो कहीं है ही नहीं। जब उन्हीं की सरकार का एक चुना हुआ दूसरी बार का प्रतिनिधि अपनी सरकार के लिए धरने पे बैठ रहा है, पुलिस वालों को पीट रहा है, वो कह रहा है कि प्रमुख सचिव और गाजियाबाद के कमिश्नर मिलकर गायों को कटवा रहे हैं, इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा। तो काहे की 8 साल की सरकार क्या उपलब्धि है? क्योंकि आम आदमी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, उनका तो विधायक ही उनकी पोल खोल रहा है। आम आदमी बहुत ही सरकार में त्रस्त है, किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है। इस सरकार में क्या हो रहा है कि नौजवान को गुमराह किया जा रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इधर पदाधिकारी जो कि पार्टी कार्यालय से निकलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहन जी ने भाईचारे का संकल्प लिया है और साथ जो भाईचारा कमेटी है ये आने वाले 2027 के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ निपुण आलम बयान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विल्लभ चौधरी जी हैं, बीएसपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर कौलेश्वर प्रियदर्शी जी हैं, दलित चिंतक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं निपुण जी के पास से चलूँगा। निपुण जी, मायावती सोशल इंजीनियरिंग 2007 का ये शब्द जिसको लेके मायावती कम सतीश चंद्र मिश्रा ज़्यादा चर्चा में रहे। उन्होंने कहा कि भाई सोशल इंजीनियरिंग हमने की, हमने दलित और मुसलमानों को जोड़ा, पिछड़ों को जोड़ा और सरकार बनाई। लेकिन 2009, 10, 8 मैं कह रहा हूँ साल भर के बाद ही वो होने लगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक तरफ जहाँ वो नारा हिट हो गया था, तिलक तराजू और तलवार, सब करेंगे नैया पार। खैर नारे को और भी काशीराम जी के उससे बताया गया कि उन्होंने ये लगाया, लेकिन नारे तो कुछ और ही थे। फिर 2008 में ये नारा लगने लगा कि ब्राह्मण बिगुल बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा। एकदम से नारे लगे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो नारों से पूरी जो बसपा की राजनीति वो थी वो भी बदलती रही और ऐसी बदली कि आज सिर्फ एक विधायक है, वो भी उमाशंकर सिंह। बसपा कोटे को ना गिना जाए तो ही अच्छा है। रसड़ा से हैं, अपनी कैपेबिलिटी पे हैं। मायावती ने अपने आप को रिवाइव करने के लिए कई बड़े फैसले तो लिए, लेकिन कुछ ज़मीन पर उस तरीके से होता नहीं दिख रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि अब ये जो बैठकें हो रही हैं, ओबीसी मोर्चा को जोड़ देंगे हम, ओबीसी वर्ग की बात करेंगे, अपने मूल कार्डर की ओर वापस क्यों नहीं जा रही मायावती? ये बिल्कुल सही आपने बात कही। और जो हम देखते हैं कि मायावती यानी बसपा का जो हालत बनी, जो आपने कहा पूरा 2007 के बाद से आप देखें तो अब 2025 चल रहा है, यानी कि लगभग आप मानकर चलें तो आपके करीब 17 साल हो जाते हैं। 17 साल से कम बैक ही नहीं बल्कि एकदम कहते हैं ना बिल्कुल शून्य वाली स्थिति में बसपा पहुंच गई। और अंदरूनी भी कल आप देखेंगे कि बसपा के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली। अब रही बात, आपने कहा कि जो एक मूल वोट बैंक है, लेकिन मूल वोट बैंक को आज भी बहन जी मानकर चलती है कि वो उनके साथ में जुड़ा हुआ है। विकल्पहीनता की स्थिति में, जैसे इस बार हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में वो जो विकल्पहीनता की स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा, ये एक थिंक है कि इसकी बसपा समाज की। तो मायावती जी का मानना ये है, बहन जी का मानना, मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ पूरी बसपा की रणनीति को, कि देखिए एससी समाज तो हमसे अलग नहीं होगा। विकल्पहीनता होती है तब उसको और कोई विकल्प करने सोचते हैं। अगर हम अपनी पार्टी में मजबूती लाएंगे तो वो एससी समाज जो है, यानी कि जो मूल हमारा क्या है आधार है, वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। लेकिन उस समाज को अब ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि बसपा जो है दोबारा से स्ट्रोंग है, दोबारा से खड़ी हो रही है, हम पूरा एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और देखिए यही एक समीकरण, जैसे आपने सतीश मिश्र जी का नाम लिया और भी बहुत सारे इक्वेशंस बनाने के प्रयास किया। बसपा जब भी पावर में आई तो केवल एससी के दम पर नहीं आई, चाहे वो ब्राह्मण को साथ लेकर आई, चाहे वो मुस्लिम को साथ लेकर आई, चाहे वो अन्य वर्ग को साथ लेकर आई। तो एससी के साथ अदर वर्ग का भी समीकरण चाहिए, तभी आप सत्ता में वापस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम बैक करने के लिए उस तरह के हालात को, एक माहौल ऐसा बनाया जाए कि हर तरह के क्षेत्र से, देखिए सिंपल सी बात क्या थी कि बसपा का वोट बैंक छिटका और वो सपा के पास गया। तो सपा जो पीडीए की बात कर रही है, उस पीडीए को चुनौती देने का प्रयास मुझे लग रहा है बसपा का। सिंपल सा मुझे ये एक आधार, ये रणनीति देखने को मिल रही है। जी विशाल जी। बिल्कुल। मैं जरा दलित चिंतक हैं हमारे साथ प्रोफेसर कौलेश्वर प्रियदर्शी जी। सर जो मूवमेंट था
बहुजन समाजवादी पार्टी राजनीति भले करती हो, लेकिन इससे कभी जो उस टाइम के जुड़े लोग हैं वो ये नहीं कहते कि भाई ये पार्टी है, ये मिशन है, कहा गया कि मूवमेंट है, इसको पार्टी का रूप देंगे तो खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है वही हुआ है क्या बसपा के साथ, कि अब ये बैठकों का दौर, ये कमरों से निकल कर जब हम लोगों ने रैली बंद कर दी तो ये हाल अब होने लगा। विशाल जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। आपने जो कहा कि बसपा एक मूवमेंट है, थी, अब नहीं है, और बसपा इस दुर्गति में पहुंची है उसका कारण कोई और नहीं, बहन जी। बसपा जब बनी थी, जब बनाई गई थी, जब सब समाज का इन्होंने नारा दिया, उसी दिन से हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। ग्राफ गिरने लगा। अब मुझे मिल रही है, आपको मिल रही है कि नहीं? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। गिरने लगा और लगातार जनाधार गिर रहा है। बसपा और ओबीसी, दलित मतदाता और ओबीसी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दलित व्यवस्था परिवर्तन का समर्थक है, पिछड़े समाज के लोगों को व्यवस्था परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं, उनको अपने समाज का एमपी एमएलए चाहिए। जब बीएसपी का अपना कैडर ही मजबूत नहीं है, बसपा का मतलब सिर्फ जाटो नहीं होता है, बसपा का मतलब उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली 67 जातियां हैं जो उसका कैडर हुआ करती थी। आज बसपा अपने क्रियाकलापों से उनके लिए अपरिहार्य नहीं रही और बसपा अपने गति को प्राप्त कर गई। लगातार हम आपको एक डेटा बता रहे हैं, 2007 का जो चुनाव हुआ उनके पास 105 एमएलए थे, 2009 में लोकसभा हुआ, 20 एमपी हो गए, 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उनके विधानसभा में 80 सीटें आई, 17 में चुनाव हुआ, 9 सीटें विधानसभा में आई, लगातार उनका गिरता गया। लेकिन बहन जी की कार्य क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जो दलित मतदाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अभी लोग कह रहे थे ना कि एक सज्जन कह रहे थे कि बसपा के कैडर वोट चले गए सपा के साथ, ऐसा नहीं है, वो गया नहीं, सपा से आज भी जुड़ा नहीं है। लेकिन जब पूरे मुहिम में, पूरे लोकसभा के चुनाव में 2024 में लोगों, भाजपा के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अब 400 सीटें मिलेंगी और संविधान हम बदल देंगे, तो उस संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी थे कांग्रेस से, उनको वोट किया दलित मतदाताओं ने। और बहन जी के पास अपना कैडर ही नहीं बचा है। पिछड़ा कभी बसपा का वोट बैंक नहीं रहा। अब पिछड़े में अति पिछड़ी जो जातियां हैं वो उनका और दलितों का एक जैसा सामाजिक वैचारिकी है, सामाजिक रहन सहन है, जिस नाते वो जुड़ी हुई। लेकिन जब स्वयं बसपा ने अपने रास्ते छोड़ दिए तो दलित और अति पिछड़ी जातियां स्वयं बसपा से दूर हो गई। और अभी ये जो भी प्रपंच चल रहा है कि बसपा उनको जोड़ने का कोशिश कर रही है, दलित और पिछड़ा मतदाताओं में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी सामाजिक वैचारिक व्यवस्था दूसरी है, दलितों की वैचारिक सामाजिक व्यवस्था दूसरी है। दलित हर हाल में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का समर्थक है, जबकि पिछड़ों को सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन से कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस राजनीतिक, जब बसपा का अपना वोट बैंक ही नहीं है, अपना कैडर ही नहीं। आप खुद देखिए, इस विधानसभा में एक सीट वो भी उमाशंकर जी अपने बल पर चुनाव जीते हैं, बावजूद अभी बसपा का दरवाजा कार्यकर्ताओं के लिए नहीं खुला है, नेताओं के लिए हो सकता है। नेता बसपा को तरजीह देते होंगे, लेकिन जनता और दलित मतदाता बसपा के लिए अब सूचना लेने वाले लोग नहीं रहे। आज बसपा नेताओं के लिए अपरिहार्य हो सकती है, लेकिन दलित मतदाताओं के लिए अपरिहार्य। ये सच है कि दलित मतदाता भाजपा में भी गए और भाजपा सिर्फ 2 काम न बिगाड़े, संवैधानिक दलितों के आरक्षण को न छेड़े, संवैधानिक प्रावधान को न छेड़े, तो दलितों ने भाजपा को वोट किया है। और आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए और उपचुनाव देख लीजिए मिल्कीपुर का। जी विशाल जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि आप लोग उस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, लगभग 20 साल वो सिक्योरिटी इंचार्ज रहे, आगरा से ही थे और जाटव समाज से ही आते थे। पदम सिंह, अगर सबने नाम, मुझे, मैं सही नाम पर हूँ तो, जितना मैं देख पा रहा हूँ। और उन्होंने जो बातें कही बसपा के लिए, वो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा तो मुझे सुनने में बड़ी अजीब लगी कि मायावती किस तरीके की नेता थी कि जो आदमी अभी तक सिक्योरिटी इंचार्ज एक दिन पहले तक मुलायम सिंह यादव को रहा हो, गेस्ट हाउस कांड तक, उसके बाद उसको अपनी सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाना, अपने समाज के लिए इतना सोचना, उसके बाद एकदम से कौन सा जादू आ गया कि मायावती ने
सारी चीज़ों को भूली, या जो भी रहा हो, जो भी उस समय की मांग रही हो, और ऐसा बदला कि आज कानून व्यवस्था में तारीफ होती है, लाइट में तारीफ होती है, पिछड़ों की बात अगर हम करते हैं। अखिलेश यादव ने जब गठबंधन किया तो मन से यही बातें हुई। अखिलेश यादव हर बार ये मन से कहते थे कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी ने जो काम किया वैसा ही काम हम करके दिखाएंगे, आप हमें जिताइए। दो विकासशील पार्टियां मिलेंगी तो अच्छा विकास होगा प्रदेश का हमारे। लेकिन मायावती का रवैया सबके साथ वैसा ही है, हमेशा गलत फैसले लेना। अब तो मैं सीधे कहता हूँ गलत फैसले ही ले रहे, क्योंकि 2007 में जब मैं देख रहा था चार्म था बसपा का, वो चार्म अब खत्म हो गया। अब तो कोई भी टिकट लाता है 3 दिन बाद टिकट क्या है कि कैंसिल हो जाएगा, तुरंत रहेगा ही नहीं। कोलेश्वर जी, बसपा को नोटिस करते होंगे। बसपा के जो मतदाता रहे हैं, अब नहीं है, वो नोटिस नहीं करते। वो जानते हैं कि निर्णय कभी भी बहन जी बदल सकती है, किसी भी सूरत में बदल जाएगा। और अखिलेश के साथ जब गठबंधन 19 का हुआ था, तो आप याद करिए कि अखिलेश को 5 सीटें नसीब हुई। उसका कारण सिर्फ ये था कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आज भी उनके आचरण और व्यवहार में 1% का परिवर्तन नहीं। 19 में 22 में बिना गठबंधन का कुछ दलित वोट गए थे सपा को, 24 में भी गए सिर्फ आरक्षण और संविधान के नाम। और मैं आपको ऑन स्क्रीन कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट जाने वाला नहीं है दलित मतदाताओं, वो वैकल्पिक रूप में देख रहा है। यदि भाजपा संवैधानिक प्राविधानों पर कुठाराघात नहीं करती है तो बीजेपी को दलित मतदाताओं का वोट जाना ही जाना है। क्योंकि मैं एक बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। अखिलेश जी के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, दलितों के साथ उनका आचरण और उनका व्यवहार किसी सूरत पर मैंने स्वीकार्य नहीं। सबसे ज्यादा शोषक, आप ग्राउंड रूट पर जाइए, ग्रास रूट पर सबसे ज्यादा शोषक उन्हीं के लोग हैं, जहां जहां उनको मौका मिलता। क्योंकि दलित कमजोर है, अब उसके लिए मजबूरी है, तो वो शोषण करते हैं। उसका आचरण और व्यवहार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। हमने एक पढ़े लिखे साथी से एक बात, सपा बसपा की बात पर, गठबंधन पर हमने बात किया, और वो मैंने ऐसे उनको साफ सूंघ रहा है जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि हमने कहा कि आप सोचिए 2025 के गठबंधन में सपा को 5 सीटें मिलती हैं, और बिना गठबंधन के 24 में कैसे 37 सीटें मिली। तो कह रहा है राजनीतिक मसला। आप सोचिए, वो आदमी पीएचडी होल्डर है, जो पीएचडी करके ये बात नहीं समझ पा रहा है कि तुम्हारे आचरण में परिवर्तन नहीं है। पीटीए का नारा देने से दलित थोड़ा उनके साथ जुड़ गया। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। प्रियदर्शी जी, मैं फिर से आऊंगा। शशांक यादव हैं, पूर्व एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक जी, बड़े आरोप लगा दिए इतनी देर में कि भाई आप समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ अवधेश प्रसाद हों या उनके लड़के हों, रागिनी सोनकर हों, ऐसे तमाम नेता जिनको मैं बता सकता हूं कि हाँ भाई अब तो बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। मैं जो देख के आया हूं 24 के चुनाव को, 22 के चुनाव को, जो मैंने ग्राउंड पर देखा। अब हाल फिलहाल में मैं जितना मिल पाया तो मुझे तो ठीक लगा, लेकिन जो आरोप लगा रहे, इन आरोपों से भी ये बात सच है कि इन आरोपों को से मना नहीं किया जा सकता कि ऐसी भी बातें हैं। ये 19 से लेकर अभी तक चलती चली आ रही, जब से एक हुए कि डिम्पल यादव ने तो मायावती के पैर छू लिए, लेकिन आकाश आनंद ने डिम्पल यादव किसी के पैर क्यों नहीं छुए। ये तमाम बातें चला करती हैं गलियारों में। शशांक जी, जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर। देखिए, मैं अपनी बात कह सकता हूं। आरोप जो लगे उनके कोई अपने निजी अनुभव रहे होंगे, लेकिन मेरा अपना जो फील्ड है यहाँ पर लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, जिस क्षेत्र में मैं एक्टिव रहा हूँ, वहां पर ऐसी कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती है। और मेरी तो बातचीत करने की बड़ी एक छोटी सी लाइन थी, यार नाव आपको भी चलानी है, सामाजिक न्याय की हमको भी चलानी है, आपको भी दलित चिंतन करना है, समाजवादी पार्टी को भी ओबीसी दलित पिछड़े की बात करनी है, पीडीए की बात करनी है, लेकिन जिस तालाब में नाव चलानी है उस तालाब में जलकुंभी इतनी ज्यादा भर गई है कि पैर भी नहीं रख पाओगे। पहले मिलके इसको हटा लो, और हटाने के बाद फिर जो है नाव चलाते रहना। और ये इतनी आसानी से लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और मुझे तो जहां भी मैं जा रहा हूं, कई जगह मुझे प्रभारी भी बनाया गया। बल्कि
जहां पर सबसे ज्यादा आरोप लगते थे इटावा, मैनपुरी, एटा साइड में, वहां पर भी मैंने काम किया, करल के चुनाव में भी काम किया। जो एफिनिटी शेड्यूल कास्ट से हम लोग को मिली, और ये मेरा अनुभव है 2018 के नूरपुर उपचुनाव से। बिल्कुल। नूरपुर उपचुनाव हम लोगों ने पूरी तरीके से दलित मतदाताओं के सहयोग से ही जीता था, और खुलकर तब बाबा साहब के बाकायदा बैनर पोस्टर समाजवादी पार्टी में 2018 से आम हो गए थे। तो मेरा अपना ये मानना है, ये आशंकाएं जैसे बायसनेस होती है या कहीं कोई घटनाएं होती हैं वो दिमाग में रहा करती है। अब डिम्पल जी ने पैर छुए, आकाश ने पैर नहीं छुए, तो ये पैर छूने पर कोई छू रहा है कोई नहीं छू रहा है, इसको इशू वो लोग बनाते हैं जो बड़ा ट्रेडिशनल और बड़ा माइंडसेट जिनका बड़ा जो नई चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। अब आप ये सोचिए कि 65% आबादी आज की तारीख में 40 साल के नीचे वाली है, तो उसके लिए ये चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। ये आप उनकी बात कर रहे हैं जो 65-70 से ऊपर के हो गए हैं, जो 10-15% वोट है, उसका माइंडसेट है वो बदल भी नहीं पाएगा। 60 साल से ऊपर के आदमी के कंसेप्ट को आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तो यूथ के दम पर ये बात कह रहा हूं कि आज की तारीख में उनकी एक कॉमन वॉइस है। बल्कि मैं समाजवादी पार्टी में रहकर भी बसपा के साथी मिलते हैं तो कहते हैं आप क्यों नहीं दबाव बनाते हैं आप लोग, आप फिर से गठबंधन क्यों नहीं हो सकता है। और आप महसूस कर रहे होंगे 2019 के बाद से आज तक समाजवादी पार्टी के किसी भी जिम्मेदार साथी ने कभी भी बहन जी के प्रति कोई भी ऐसी भाषा इसलिए नहीं इस्तेमाल करी। हालांकि हम लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपना गेम खेल रही है, वो तमाम दलित आउटफिट्स को बढ़ावा दे रही है, जैसे ओवैसी साहब का एक इस्तेमाल करती है। तो कभी कभी शक होता है कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है। लेकिन जिस मिशन से बहुजन समाज पार्टी निकली है, तो मुझे अपना मानना है कि कितनी भी उसमें मिलावट हो जाए वो मिशन को नहीं छोड़ पाएगी। और जब मिशन सोशल जस्टिस का है तो आज नहीं तो कल वर्कर के लेवल पर कहीं कोई गलतफहमी नहीं है, लीडर्स के लेवल पर। अब जो आपने अभी कैप्शन में जो भी बहन जी का आप स्टेटमेंट दिखा रहे थे, तो कोई भी लीडर होगा वो यही भाषा बोलेगा। कोई भी लीडर होगा वो दूसरे से अपने को अलग करने के लिए उसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। और वो चाहे सपा पे परिवारवाद का आरोप लगावे, चाहे सपा पे वो कहें कि ये फर्जी हो रहा है। लेकिन मैं तो आपको बहन जी कुछ कहें, मैंने आप अगर याद हो आपको तो के न्यूज में 2022-23 की कई डिबेट्स में मैंने कहा था गठबंधन नेता करे न करे, जनता गठबंधन कर चुकी है। और आज की भी स्थिति वही है। जितना भी सीजन समझदार आदमी है वो बड़ी सीधी सी बात है, नेताओं को मौका दे रहा है कि तुम अपना काम कर लो, वरना बड़ा क्लियर कट उसको एक कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि जितना भी सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ जो भी पीडीए तबका है उसको बड़ा क्लियर कट कंसेप्ट है कि बीजेपी के शासनकाल में उसका कोई भी भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल शशांक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे एक इशारा है ब्रेक की ओर का। हम आके और हमारे साथ विल्लभ चौधरी जी जुड़ चुके हैं बीएसपी से, उनका भी रुक जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। विनीत शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विप्लव चौधरी जी के पास ही चलूँगा। विप्लव भाई, ऐसा क्या हो गया जो इतना लंबा समय विधायक सांसदों की कमी, और अब तो मुझे लगता है कि अपने मूल मूवमेंट से भी बसपा कहीं ना कहीं गुम हो गई है। मुझे कष्ट है, मैंने बहुत करीब से इस पार्टी को, इसके कार्यकाल को देखा है, बहुत ज़्यादा करीब से, और मैं समझ सकता हूं कि किस वो दौर था कि लोग कहते थे कि भाई इनसे मिलना है। आज की डेट में बहुत आम बात हो गई। मैं अशोक सिद्धार्थ का वो दौर भी जानता हूं कि जब वो बनाए गए राज्यसभा सांसद, वो किस तेजी से काम करते थे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य मैं कई कार्यकाल देख के आया, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मायावती से लेके नेता जो सदन में सिर्फ अब पिछड़ों की बात ना होने पर इस्तीफा दे के चली आई, और इतना सब कुछ बड़ा मूवमेंट हो गया और सिर्फ एक्स पर पोस्ट और कुछ नहीं, तो कष्ट होता है कि भाई। सबसे पहले तो विशाल जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल ने हमें मौका दिया है हमारी बात रखने का।
जिस तरह की अभी बातें चल रही थी, मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अभी मैंने देखा कि सभी लोग जो है अलग अलग किस्म की बातें कह रहे थे। मैं आपकी बात पे भी आता हूँ। अभी आदरणीय एमएलसी साहब कह रहे थे कि पीडीए का जो नारा है बड़ा सफल है उनका, और सभी समाज की बात जो है समाजवादी पार्टी जो है उठा रही है। लेकिन पीडीए में एक इशू ये है कि जब अभी मेरठ में, सॉरी मथुरा में, जब दो दलित बहनों के साथ जो वहां पर घटना हुई, तो वहां पर अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, ना ही अखिलेश यादव जी का, ना ही उनकी पार्टी के किसी जिम्मेदार का बयान आया। तो उससे कहीं ना कहीं साफ स्थिति हो जाती है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से के मन में और उनके कार्यकर्ताओं के और मन में क्या है, वो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। दोनों ही दृष्टिकोण अलग अलग हैं। ये बात कह देना बड़ा आसान है कि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन 2019 में हुआ था, वो उससे कार्यकर्ताओं के दिल मिल गए हैं और नेताओं के दिल नहीं मिल पाए। वो सरासर कोरी बात है। और जो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे थे कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी की आई, 10 सीटें बसपा की आई, तो बसपा की सीटें इसलिए वह आई हैं क्योंकि वहां पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के बाद वहां पर जीते, और जिससे मुस्लिम वोटों में विभाजन नहीं हो पाया। रही बात समाजवादी पार्टी को जो 5 सीटें आई, तो वो उन सीटों में बसपा का इतना बड़ा योगदान है क्योंकि खुद वहां पर यादव समाज का जो वोट था वो भाजपा को चला गया था। तो और ये बात सब जानते हैं किस तरह से 2019 के चुनाव में इस तरह की लहर थी कि अगर ये गठबंधन सफल होता है तो आदरणीय बहन जी प्रधानमंत्री की दावेदार हो सकती हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो बेसिक कार्यकर्ता है उसको इस बात का बहुत गुरेज था, और आदरणीय स्वर्गीय नेताजी ने भी सदन में इस बात का गुरेज करते हुए मोदी जी को आशीर्वाद भी दिया था और अपने पूरे पूरे कैडर को एक संदेश दिया था कि वोट किधर करना है। तो ये 19 के चुनाव की बातें जो है पुरानी हो गई हैं। अगर उस विषय में बातें करेंगे तो बड़ी खराब हो जाएंगी और भविष्य के विषय में चीजें खराब रहेंगी। अभी हाल फिलहाल में जो भी है, जो बीते, आप बोल रहे थे विशाल जी कि बसपा के साथ ऐसा क्या हो गया, अब जो चीजें बीत गई हैं उसको तो हम नहीं सुधार सकते। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भ्रम फैलाने में जो है पूरी तरह से सफलता पाई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 में उभर के आई, एक नया नैरेटिव लेकर आई थी 2014 के इलेक्शन में, उससे आपने देखा कि पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों को मेरा मानना ये है ना भैया, मेरा मानना ये है विप्लव भाई, मेरा मानना ये है कि तेजस्वी यादव के कहने पे आपने एक्स पर अकाउंट बना लिया था ना। अगर बिहार में अभी भी लाल ये विशाल जी आप भी जान रहे हैं, ये तो बड़ी बचकानी बात हो जाएगी। अरे मैं एक बात बता रहा हूँ, जो भैया बताया गया, एक सेकेंड, उन्होंने कहा ना कि मैंने माननीय बुआ से आग्रह किया, उन्होंने लिखा था ना ये कि अब आपको भी सोशल मीडिया पे आना चाहिए, उन्होंने बयान दिया ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। एक बात आप समझो, अगर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तमाम लोगों ने तेजस्वी और तेज प्रताप को आगे किया तो सोचा होगा ना यूथ पॉलिटिक्स आ गई। आकाश आनंद को आगे करके पीछे खींचना बहुत बड़ा सेटबैक है पार्टी के लिए। आकाश आनंद को लोग पसंद करते हैं, मैं इंडिविजुअली मैं भी, और मैं कपिल मिश्रा से ज्यादा आकाश आनंद को पसंद करता हूं। कपिल मिश्रा आपको पता होगा कौन है। कपिल मिश्रा मैनेजमेंट का आदमी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उसका, लाइक हिज फादर। लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से काम करते हैं वो भैया जो मायावती तेज तर्रार थी ना उस तरीके के हैं। बेशक स्पीच बहुत अच्छी थी उनकी सीतापुर की, उस पर बवाल जरूर हुआ, लेकिन जो भाव अंदर से आ रहे थे ना वो लोगों तक जा रहे थे। यही करके चंद्रशेखर आज नगीना के सांसद हो गए हैं। पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में यदि कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कहकर चला जाएगा भाजपा और सपा की तरह, यहाँ पर लीगल एक्शन होगा, चाहे कोई भी हो। वह स्वयं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भतीजे श्री आकाश आनंद जी हो, अगर वह अनुशासनहीनता करेंगे तो चाबुक अनुशासनहीनता का उन पर भी चलेगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और आकाश आनंद जी हम सब लोग बड़ा पसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें पार्टी गाइडलाइन के इतर हुई जिसको उनको सजा मिली है उसकी, और हम उस पर कोई भी और इसके आगे क्या ही कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बड़ी विशेष बात यह कि बहन जी ने अपने सगे भतीजे को भी नहीं छोड़ा अगर अनुशासनहीनता की बात आई, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट भी कर दिया है कि अब पार्टी जो है सभी सामान्य कार्यकर्ता जो कार्य करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। और एक देखिए ना आप, नेशनल कोऑर्डिनेटर जिनको बनाया हुआ है वह भी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आए, लखीमपुर खीरी से बूथ सेक्टर में रहे, उसके बाद उन्होंने बेंजी ने उनको बुंदेलखंड का प्रभारी बनाया, फिर उसके बाद राजस्थान मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया, फिर 2020 में वो राज्यसभा जाते हैं, उसके बाद अभी जो है वर्तमान में 12 राज्यों के प्रभारी हैं। तो एक आम कार्यकर्ता को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया तो उसमें क्या समस्या है। और आकाश जी से मतलब ये तो आकाश जी पार्टी के अंदर है तो हमारे नेता है, आकाश जी पार्टी के बाहर है हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी नेता आदरणीय बहन जी है, वो जिसको पार्टी में रखती है वो हमारा नेता है, जिसको नहीं है वो नहीं है, सिंपल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं विनीत शुक्ला के पास चलूंगा, फिर मैं श्रीकांत पांडे के पास आऊंगा। तो चलिए विनीत जी,
भारतीय जनता पार्टी कर ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई बहन जी को दबाव में रखा है, तभी बहन जी इतना एक्टिव नहीं हो पाई है। अभी ओवैसी को लेकर चर्चा हुई कि भाई ओवैसी भी बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी ने उनको एक मिशन पे छोड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि आज आप क्लियर कर दो कि ओवैसी, बीएसपी और कैसे ऐसे घटक दल हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कह रखा है कि आप जाइए ऑन स्क्रीन, हम इन मुद्दों को उठाइए और हमारी बुराई करिए, फिर विनीत शुक्ला के उसकी सफाई देंगे। विनीत भाई अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, इससे आपकी आवाज आए। आपकी आवाज उन तक नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो ये लोग चुनाव लड़ते हैं। विशाल जी आवाज आ रही है? अब आना शुरू हुई है आपकी आवाज। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो लोग पीडीए का नारा देते हैं कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक परिवार को बढ़ाने का काम जो लोग करते हैं, ना कि वो जनता की बात करते हैं। और अभी दलितों की बात हो रही थी, दलितों का सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है। अपने सत्ता काल में चरम पर गुंडाई, दलितों की जमीनें कब्जा करना, बहू बेटियों के साथ अत्याचार करना, और यहां तक कि बसपा सुप्रीमो की सरकार बनते ही अंबेडकर पार्क के पास मुख्यमंत्री आवास से पास में है जबकि, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती। तो तमाम ऐसे अनगिनत अत्याचार हैं। उनके पिताजी से लेकर के स्वर्गीय मुलायम सिंह ने क्या किया, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, बहन जी के साथ क्या हुआ, एक दलित महिला के साथ, एक उभरती हुई नेता और उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही, उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार और अत्याचार हुआ, किस तरीके की गुंडाई हुई, ये सब ने देखा। उत्तर प्रदेश की सब जनता ये जानती है। आज माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ, सिर्फ ये नारा नहीं, महज ये नारा नहीं है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। दोनों सरकारों ने मिलकर के, डबल इंजन की सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए और उनको बढ़ाने के लिए उसके लिए काम किया है। और ना कि कहीं आरक्षण का ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं, जो लोग संविधान की किताब लेके फैलाने का मसला ही नहीं है, वो तो आपके लोगों ने ही कहा ना। सपा के लोग कांग्रेस के संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं, एक भी पन्ना पलट करके संविधान का नहीं देखा होगा। और बाबा साहब के साथ भी जिस तरीके का दुर्व्यवहार कांग्रेस ने किया था, किस मुंह से वो संविधान की पुस्तक को भी छूते हैं। पुस्तक भी छूने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को और समाजवादियों को नहीं है। जिस तरीके की गुंडाई उनके समय में, उनके शासनकाल में रही है, ये सभी जानते हैं। आज भाजपा की सरकार में सुशासन, सुरक्षा, ना बहन बेटी और व्यापारी, इन सब के साथ जो आप देख रहे हैं, उनको सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, उनको सुरक्षा महसूस हो रही है। आज आम जनमानस में लोगों को विश्वास बढ़ा है सरकार के प्रति। पहले सरकार के प्रति विश्वास ही नहीं था कि ये लोग क्या करेंगे। पहले गुंडाई के सिवा सिर्फ दिखता नहीं था, सड़क पे सपा का झंडा दिखता था तो लोग दहशत करते थे, डर जाते थे, घर में दुबकना करते थे। हर जिले में जिलेवार एक गुंडा पैदा कर दिया था समाजवादियों ने। तो ये इन लोगों का शासन रहा है। ऐसे लोग अगर इस तरीके की बात करेंगे कि हम दलितों के लिए हमने पीडीए बनाया, तो इनका पीडीए ढोंग है। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी सिर्फ और सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। 10 के 10 जो भी चुनाव लड़े, इन्होंने परिवार के 10-12 लोगों को चुनाव लड़ा देना, घर परिवार के लोगों को ब्लॉक प्रमुखी बना लेना, राइफल के बंदूक के नोक पर इन लोग चुनाव जीतते थे। तो ये सब ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आज जनता ऊब करके इन सबसे मुक्ति पा चुकी है और भाजपा के साथ, विश्वास के साथ सभी वर्ग के लोग बिना जाति के भेदभाव के भाजपा के साथ सभी खड़े हैं। माननीय योगी जी में विश्वास कर रहे हैं और माननीय मोदी जी में विश्वास कर रहे हैं। और हम
सिर्फ और सिर्फ अभी कल जो 8 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, 55 लाख आवास, शहरी आवास दिए गए हैं। और केंद्र सरकार ने जो दिए हैं वो दिए ही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने आवास दिए हैं। क्या आप जानते हैं उनमें महिलाओं को सबसे ज्यादा रजिस्ट्री की गई है? महिलाओं को बढ़ाने का अच्छी काम बात, किया गया, बहुत अच्छे काम आधी है ये, 8 आबादी को साल के बढ़ाने का काम, ठीक किया गया। है, ठीक है। गरीब, विनीत दलित, जी समय पिछड़े, वंचित मैं आता जितने हूं, भी थे, फिर से शोषित जो थे, बिल्कुल। उनको सबको आवास दे करके, उनको शौचालय दे करके, उनको बिल्कुल। जो एक निचले स्तर हाँ, की उन्हें जिंदगी आगे बढ़ाने का उनको काम कर रही है बना लगातार रखी थी, सरकार। चलिए ठीक उसको है, अगले मैं पायदान शशिकांत पर लाने पांडे के लिए, उनको आगे बढ़ाने शशिकांत के पांडे लिए के काम। पास चलूंगा। विनीत, सारे लिया आपने, राजनीतिक विश्लेषक और भी हमारे साथ निपुण जी जुड़े हुए हैं, मेरे पास टिप्पणी में चाह रहा हूँ। शशिकांत जी। जी एमएलसी साहब की तो मैं सुन नहीं पाया प्रश्न जी, आपका। शशांक जी, प्रश्न हम ना दोहराएंगे। शशांक जी, अपना प्रश्न आपका जो था वो फिर से दोहरा लीजिए। जी, मेरा नहीं, मैं तो बाद में बोलूंगा। मैंने कहा था कि दोनों लोगों ने आरोप लगाया, तो मुझे टाइम दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने साहब से कहा, बात बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ। हाँ विशाल जी, प्रश्न आपकी तरफ से कुछ नहीं आया, लेकिन जो आज की चर्चा है कि बसपा की तरफ से एक प्रयास है सोशल इंजीनियरिंग के, वो जो पुनरा फार्मूला था 2007 में, और जिसके माध्यम से वो सत्ता में वापसी की थी उन्होंने, और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत देर से ही सही शायद वो रियलाइजेशन है कि हमें जो है एक सोशल इंजीनियरिंग के अपने फार्मूले पर पुनः वापस आना होगा। आज की जो बैठक थी शायद उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। और कांसीराम जी चूंकि जो उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी ताकत को बहुत पहले से समझते थे, और यही कारण था कि उन्होंने उन्हें जो समुदाय से आने वाले, चाहे मौर्य, कुशवाहा, नाई, राजभर, नूनिया, बिंद, जो भी समाज था, उसको उन्होंने संगठन से लेकर के सरकार तक प्रतिनिधित्व दिया था। लेकिन बीएसपी में जब से मायावती जी का एक छत्र जो है उनका वर्चस्व बना पार्टी के ऊपर, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके वो जो है उनके जो साथ के लोग थे, जो कांसीराम जी के समय से जो विभिन्न जातियों के जो लोग जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे करके उन्होंने जो है उनको अलग कर दिया पार्टी से। और आज बसपा की ये स्थिति हो गई है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% के आसपास दलित समाज की जो आबादी है, और जो उसको अभी पिछले लोकसभा में जो वोट मिला है उसका वोट प्रतिशत है वो 10% से भी कम पे जा चुका है। तो यह अपने आप में यह दिखाता है कि पार्टी का जो जनाधार है वह दिन प्रतिदिन श्रिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है, और ऑलरेडी उसके जो वोट बैंक में वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है। जो ब्राह्मण मतदाता जो उसके साथ जुड़े थे, या नान जाटो जो दलित वोटर हैं, या फिर अति पिछड़ा है, इनमें भारतीय जनता पार्टी ने गहरी पैठ बनाई है। इसके अलावा जो मुस्लिम मतदाता जो कभी बसपा से जुड़े थे, उनका एक बड़ा वर्ग जुड़ा था, वह भी समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुका है। ऐसे में ये जो पार्टी की तरफ से जो कवायद है, मुझे लगता है कि यह देर से एक उठाया गया कदम है। भाजपा बसपा जो है अपने एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, और उसको ढेर सारे प्रयास करने होंगे। जिस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी में लिया, फिर उसके बाद पार्टी से बाहर किया, फिर लिया, इससे भी जो उनके कोर वोटर है, जो बेस वोटर है, उनमें उनका भी उनसे मोहभंग हुआ है। और विशेषकर जो दलित युवा जो थे, जो चंद्रशेखर आजाद के उभरने के बाद से, और उनकी तरफ जो उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो एक प्रयास कर रही हैं। प्रयास जमीन पर कितना खरा उतरेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताए। बिल्कुल, शशांक जी के पास चलेंगे। शशांक जी। जी देखिए, हमारे बसपा के साथी और भाजपा के साथी ने डिबेट से हटके थोड़ा सा सीधे समाजवादी पार्टी को आरोपित कर दिया। उन्होंने कहा मथुरा के प्रकरण में कोई बयान नहीं आया। तो उनको बता दूं कि मथुरा में पार्टी ने पूरा डेलीगेशन भेजा, और बच्चियों के, जिन बच्चियों की शादी का प्रकरण था, उनको आर्थिक मदद भी दी गई। तो खैर मैं उतनी सफाई में, लेकिन भाजपा के साथी, जो भाजपा के साथी अभी बोल रहे थे, आर्थिक मदद अस्वीकार कर दी गई है सर, वो अस्वीकार है। देखिए, अस्वीकार अपनी जगह पर, जो हमारा फर्ज था वो मैं ये कह रहा हूँ सर, राष्ट्रीय आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कोई बयान नहीं आया उस पहले पर। आगे मतलब जी उनको बात पूरी होने में आऊंगा ना आपके पास। आप बोल रहे थे आज की तारीख में रोहित वेमुला के बाद बीएचयू में बैठा हुआ है बच्चा, जो 8 बार जेआरएफ क्वालिफाई किए बैठा है, उसको
सेकंड नंबर पे वो है, सबका साथ सबका विकास की वो बात करने की बात कर रहे हैं, और वो अभी भी जो है उसको पीएचडी का एडमिशन नहीं दिया जा रहा, वो कहा जा रहा है तुम यहाँ से निकलो जाके। उसके बाद लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट में कंटिन्यूअसली जो शिक्षा के लिए जो शुल्क प्रतिपूर्ति थी वो पूरी की पूरी बंद है तमाम बच्चों का, चाहे वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हो चाहे इंजीनियरिंग में हो। तमाम बच्चे, मैं कहिए तो सूची दे दूं, जिनको पैसे के अभाव में जिनको वापस आना पड़ा है। और तीसरी बात है कि आपके 10 साल के शासन काल में आप आर्थिक जनगणना नहीं कराओगे, जातिगत जनगणना नहीं कराओगे। जो एनजीओ की तरफ से लगातार निकल के आ रहा है, जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग की पॉकेट खाली हो चुकी है, जो खाने पीने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इवन दलितों की और पीडीए का जो वर्ग है, जो कभी 2014 में टोटल नेशनल कैपिटल एसेट्स में जो 18-20% हुआ करता था, आज उनकी हैसियत घट के 14-15% के ऊपर आ गई है। ये वो मुद्दे हैं। आप केवल बीजेपी के द्वारा केवल और केवल राहत के नाम पर एक आप हाथ फैला लो तो सब कुछ ठीक है, अधिकार मांगोगे तो आप खत्म किए जाओगे। इस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बसपा के साथी क्या बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, भाजपा के साथी क्या बोल रहे हैं मुझसे मतलब नहीं, लेकिन मैं एक क्लियर कट ग्राउंड के लेवल पे पब्लिक के अंदर एक चेतना को लगातार मैं देख रहा हूं। आप कह सकते हो कि क्या उन्होंने पब्लिक या परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता के जो भी नाम दिया है वो फ्री है। वो फॉल्ट लाइन को एक्सप्लोर करने के बीजेपी के लोग मास्टर होते हैं, उनको अपनी एक अच्छी शब्दावली आती है, बड़ा वो आता है। लेकिन मैं बड़ा क्लियर कट बता रहा हूं, ऐसे 43 सीटें नहीं मिल गई थी। ये जनता की चेतना है। और आज की तारीख में भी आप बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आप यकीन मानिए कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 43 सीटें पार्लियामेंट में आना ये अपने आप में साबित कर रहा है कि 240 सीटों से ज्यादा विधानसभा सीटों में समाजवादी और कांग्रेस के साथी निकल के आए थे। तो बीजेपी के साथी अपना प्रयास कर रहे हैं, बसपा अपने आप प्रयास कर रही है, दोनों को राजनीतिक रूप से काम करने की। हाँ विशाल जी, यादव जी जो कह रहे हैं जी कि ये इन्होंने आरोप लगाया, आरोप नहीं लगाए, ये सत्य है। क्या मायावती जी की मूर्ति अखिलेश यादव की सरकार में नहीं तोड़ी गई थी? स्टेट पर क्या लगाई नहीं गई थी? दोबारा तोड़ने के बाद क्या लगाई नहीं गई थी? मतलब आप सोचिए, देखिए अखिलेश यादव, मैं क्लियर कर दूं, मैं सबको क्लियर कर दूं भाई। अखिलेश यादव ने चुनाव जीतते कहा था इसमें सरकारी धन लगा, इसको कोई भी अस्त व्यस्त नहीं किया जाएगा, जैसे जो चीज बनी है वैसे ही रहेगी। अगर कोई चीज तोड़ी गई सरकारी धन से उसको सही करा दिया गया। तो ये तो अगर टूट ही रहती है अभी तक तो विशाल जी, बहन जी की मूर्ति तोड़ने के लिए, विशाल जी हो सकता है कि बहन जी की मूर्ति तोड़ने के लिए अखिलेश जी जिम्मेदार ना हो, मैं इस बात को मान रहा हूं। लेकिन अखिलेश जी जिम्मेदार हो सकते हैं कि जब कासगंज का नाम कांसीराम नगर से हटाकर वापस कासगंज किया गया तो उसके लिए अखिलेश जी जिम्मेदार है। जब कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर से वापस हटा के कानपुर देहात किया गया तो उसके लिए अखिलेश जी जिम्मेदार है। जब अकबरपुर का नाम अम्बेडकर नगर से हटा के अकबरपुर वापस किया गया था तो उसके लिए अखिलेश जी जिम्मेदार है। तो अखिलेश जी किन किन बातों के लिए जिम्मेदार है मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बताता हूं, अखिलेश जी ने पदोन्नति में आरक्षण को वापस किया, उसके लिए अखिलेश जी जिम्मेदार है। तो आप ये ना कहिए कि अखिलेश जी की सरकार में बहुत सी चीजें क्या डायरेक्टली वो जिम्मेदार नहीं है, उनकी मूर्ति तोड़ी गई। भाई मैं एक पर्टिकुलर मामले के लिए कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत, मैं एक पर्टिकुलर मामले के लिए कह रहा हूं, इसमें सरकार की बात की। अब सरकार उनकी बनी तो उन्होंने कहा कि हम किसी चीज को भी, मैं उसके लिए कह रहा हूं। बाकी जो आप बता रहे हो मैं इस चीज को भी मान रहा हूं, मैं अखिलेश जी की तरफ से नहीं बैठा हूं, मैं क्लियर कर दूं भाई। मैं तो अभी आपको बता रहा था बसपा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं बसपा मुझसे ज्यादा नजदीक से किसी ने नहीं देखी होगी। कि मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूं, जो आप कह रहे थे कि क्या जरूरत पड़ रही है बहन जी वापस से ओबीसी पे आ रही हैं, तो जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पिछड़ों के साथ छल करती है और केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे करके पिछड़ों का वोट ले लेती है और फिर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ छल करके श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना देती है। तो जरूरत यह है कि हम बहुजन समाज पार्टी जब से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है
और तब से लेकर आज तक बहुजन समाज विशाल पार्टी जी, पिछड़ों को हमेशा एक मिनट रिप्रेजेंट चौधरी करती साहब, आई है। अरे चौधरी सर साहब सुनिए, मुझे कंप्लीट कर लेने पिछड़ों दीजिए, के साथ कंप्लीट कर धोखा लेने नहीं दीजिए किया। मुझे। अरे चुनाव कंप्लीट कर हारने लीजिए के भाई, मैं बाद- आऊंगा आपके पास। मैं उसके कह रहा हूँ बाद भी अगर किसी ने सम्मान दिया जब है, तक उस मुख्यमंत्री बनाया जब है, तक उस मुख्यमंत्री बनाया जब है, ये तक सब बहुजन समाज को पार्टी भारतीय नहीं जनता बनी पार्टी थी ने तब बनाया तक है। पिछड़े समाज का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा था पिछड़े विधानसभा समाज में। को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एक व्यक्ति का चुनाव हारने के बाद, इसके बावजूद उनको एमएलसी बना करके उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि क्या आपकी मजबूरी है, क्या आप पिछड़े बहुजन समाज, समाज अब पार्टी क्या में आप या समाजवादी क्या आप पार्टी में पिछड़े ऐसा समाज के संभव है? ऐसा नहीं संभव है। आप पिछड़े आप उस जब मैं आपने ये कह वोट रहा हूं, पिछड़े समाज के दोनों नाम पे पार्टियों लिया, में, दोनों जब आपने पार्टियों में वोट ऐसा पिछड़े संभव ही समाज नहीं के है। नाम एक पे एक करके लिया। भाई, ऐसे तो बात पूरी नहीं हो क्यों पाएगी, संभव समय है? क्यों निकल नहीं जाएगा और संभव है? समय निकला भी जा रहा आप है। मेरी बात पूरी करने दीजिए। जब जो है आपने पिछड़े समाज के व्यक्ति के नाम पर वोट लिया तो आपने सीधा सीधा मुझे बता दीजिए सर, आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्या ये धोखा है या नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किसी ये के साथ धोखा है नहीं। या नहीं? चलिए है। विप्लव जी, मैं माफी के साथ आपको रुकूं क्योंकि समय कमी। ये जल्दी से डिसीजन विनीत माननीय, जी फाइनल मोदी कमेंट, जी का और हमारे विनीत जी केंद्रीय फाइनल कमेंट नेतृत्व लूंगा, का, फिर हमारी मैं सरकार का- निपुण जी के पास चलूंगा। फाइनल कमेंट नेतृत्व का विनीत है जी। कि पार्टी में कौन कहाँ रहेगा, बहुजन समाज पार्टी में इसीलिए जैसे जो है जैसे बहन जी ने आकाश जी को हटा दिया, ये उनका निजी पार्टी का मामला है। वो किसको रखना आकाश चाहती जी है, के किस नाम पे पे वोट कार्रवाई नहीं पड़ करना रहा बहुजन चाहती समाज हैं। पार्टी में। ये भाई साहब, ये उनका भाई मामला साहब, देखिए आकाश आनंद का वोट बैंक तो नहीं, ये बात से तो मैं एग्री करता हूँ। आकाश आपने आनंद तो भी उभर रहे आपने हैं। वोट जो है केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा दिखा के लिया है। ये संगठन तय करता है। आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा दिखा के लिया है। मैं कह रहा हूं भैया चौधरी जी, हर व्यक्ति की भूमिका तय है, ये संगठन तय करता है कि कौन क्या काम करेगा, कौन किस पद पे रहेगा, कौन मंत्री रहेगा, कौन संगठन में रहेगा, कौन चुनाव के लिए काम करेगा, कौन बूथ पर काम करेगा। ये हमारा संगठन तय करता है। ये सच नहीं है? वन मैन जैसे नहीं है कि हम किसी को भी कुछ भी जो है वो डिसीजन कर दें। हमारी पार्टी में सब लोग साथ बैठते हैं। सामाजिक समरसता का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो भाजपा वो आपका है, संगठन है, भारतीय लेकिन मेरी जनता आपसे पार्टी गुजारिश है नंदकिशोर वो गुर्जर की 10 बात वर्ष सुन की लीजिए। माननीय मोदी जी चलिए, की सरकार बहुत बहुत शुक्रिया 8 विनीत साल जी। की- विनीत जी मैं माफी चाहूंगा, समय की कमी में। आप कह रहे हैं ना सब लोग एक साथ बात सुनते हैं, सब संगठन बड़ा है, तो संगठन में जरा लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की भी बात सुन लीजिएगा। बड़ा परेशान है और आज तो बेचारे बेहोश भी हो गए, 6-7 दिन से अनशन पे है, उनकी बात भी सुन लीजिएगा। मैं विप्लव जी माफी चलिए, चाहूंगा। पिछले 8 साल में निपुण जी फाइनल कमेंट। दलित मैं निपुण जी बच्चों का जो विप्लव जी माफी चाहूंगा प्लीज, क्योंकि समय की कमी है। मैं निपुण जी से फाइनल कमेंट लेके डिबेट को क्लोज करूंगा। निपुण जी। जी देखिए, यहाँ पे जो हम बातें सब कर रहे थे, मैं फिर कहा कि देखिए इस समय बसपा जो है अपने पुराने ग्राउंड को मजबूत करने के साथ साथ पहले उसकी कोशिश ये है कि जो वोट बैंक है वो बने, ताकि जो पिछला उनका जो रिकॉर्ड रहा है, जो पिछला इनके जो बैकग्राउंड रही है, वो ऑटोमेटिकली उनसे जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल टचमेंट भी बहन जी के साथ में है, वो बना हुआ है। बात यहाँ पर ये थी कि सपा ने जो एक तरह से उसको उस वोट बैंक को लेने का प्रयास किया था लोकसभा चुनाव में, उससे बहन जी मुझे लगता है काफी ज्यादा इस बार एक्टिव हुई है। और ये 2027 के चुनाव में मुझे लगता है बसपा एक अच्छा खासा प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेगी। बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से मैं शशिकांत जी फाइनल कमेंट जल्दी से। जी, बसपा की तरफ से निश्चित रूप से जैसा कि निपुण जी ने कहा, यह एक प्रयास है कि वो अपना जो खोया हुआ जो जनाधार है उसको वापस कैसे पाया जाए, और उसी कवायद का एक हिस्सा है। इस बार थोड़ा उनकी तरफ से 2 वर्ष पहले, अभी बाद चुनाव होने हैं, लेकिन सक्रियता दिखाई जा रही है, और उसी कवायद के तहत जो है वो किस तरह से वो पिछड़ा वर्ग को जोड़े, या अभी आगे हो सकता है कि वो आगे सवर्ण जातियों में भी इसी तरह का प्रयास करें। कितना उसमें वो कामयाबी मिलेगी उनको, या अभी हमको इंतजार करना होगा, देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो 2027 का प्लान शुरू हो गया है। मायावती की ये सोशल इंजीनियरिंग पॉइंट 2 कितनी कारगर होती है और जनता और उनके वोट बैंक में कितना बस पाती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी से शुरू हुई तैयारी कुछ ना कुछ तो रंग ज़रूर दिखाएगी, ये तो पक्का है। ये मायावती के लोग जो उनके समर्थक हैं उनका कहना है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।